मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनिशा आईएएस में। चलिए, झारखंड के मेंस के लिए जो क्लासेस मेरी ओर से दिए जा रहे हैं यूट्यूब पर, उसी का यह अगला क्लास है। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत है पानीपत का युद्ध। इससे पहले 5-6 टॉपिक मैं यूट्यूब पर वीडियो के रूप में डाल चुका हूँ। जो भी पेड मेंबर्स हैं, जिनको भी पानीपत के युद्ध में कन्फ्यूजन है, उन लोग भी देखें, और यूट्यूब के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वे भी लाभ उठा सकते हैं। एग्ज़ाम करीब है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए आप लोग मेहनत भरपूर कीजिए। लिखना भी है और याद भी करना है। जो भी आपने टारगेट सेक्शन किया है उसको याद भी करना है। और एक चीज़ ध्यान आप लोग रखेंगे, एक अलग से डायरी या कॉपी रखिए जिसमें छोटे छोटे अक्षरों में मेन पॉइंट्स लिख लीजिए हमारे नोट्स से। वह एग्ज़ाम से पहले रिवीजन में आपको बहुत मदद करेगा, वह रामबाण सिद्ध होता है ना। लास्ट में नोट्स को रिवीजन करने की जगह उस तरीके के शॉर्ट नोट्स को आप रिवीजन बहुत कम समय में सफलतापूर्वक कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं 11th जेपीएससी प्रीलिम्स, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी मेंस के लिए पर्सनल गाइडेंस प्राप्त करना, वे मुझे 9661163344 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप गतिशील है, वह पेड ग्रुप है, सारे के सारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स लाभ उठा रहे हैं, आप भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पानीपत के युद्ध। पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें फैक्ट्स, क्या क्या फैक्ट्स है। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि अंदर में अंडरलाइन भी कर देता हूँ। तो देखिए, यहाँ जो है आपका एक गलती से लिखा गया है 11 अप्रैल, ये 21 अप्रैल होगा, है ना। ये गलती से लिखा गया है, इसको सुधार लेंगे। बाबर इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, सिंपल सा फैक्ट है। कारण जो इसका था, दिल्ली सल्तनत दुर्बल होना, इंटरनल कारण ये हो गया। और ये जौनपुर, बंगाल, उड़ीसा, मुल्तान का स्वतंत्र राज्य बनना। इब्राहिम लोदी एक अयोग्य शासक था, इसका पर्सनल प्रॉब्लम भी था। राणा सांगा, दौलत खान लोदी जैसे जो इब्राहिम लोदी के या तो अपने अधिकारी थे या पड़ोसी राज्य थे, वे भी कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी से अलग अलग कारणों से असंतुष्ट थे और वे बाबर को सपोर्ट कर रहे थे या आमंत्रित कर रहे थे, ऐसा विभिन्न इतिहासकारों का कहना है। पहला युद्ध जिसमें आधुनिक तोप और बंदूकों का प्रयोग किया गया। युद्ध के लिए बाबर के पास 12,000 सैनिक थे और 1 लाख से अधिक सैनिक। हालांकि ये 60,000 जो है ज़्यादा मान्य है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इब्राहिम लोदी ने बाबर के विरुद्ध सिकदार हमीद खां को भेजा, ठीक है। बाबर के विरुद्ध इब्राहिम लोदी ने फर्स्ट राउंड में सिकदार हमीद खां को भेजा था, हालांकि उसे हुमायूं ने ही पराजित कर दिया था। बाबर जब पानीपत का युद्ध लड़ने को आया तो अंबाला के पास उसने कैंप लगाया था। बाबर के पक्ष में मेहदी ख्वाजा ने दौलत खान लोदी को भी पराजित कर दिया था। देखिए, यही आमंत्रित किया था, इसी को हरा दिया। ये 11 अप्रैल को जो है 21 अप्रैल कर देना है, ठीक है, ये फॉल्ट हो गया है। तुलुगमा पद्धति बाबर ने उज्बेगों से, यानी कि उज्बेक मीन्स उज्बेकिस्तान से सीखा था और अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर शत्रु सेना पर पीछे से यह हमला करता था। इस पद्धति का प्रयोग पहली बार बाबर के द्वारा पानीपत में ही किया गया था। बाबर के तोपची का नाम उस्ताद अली और मुस्तफ़ा था। नेक्स्ट जो है तोप, तुलगुमा पद्धति और इब्राहिम लोदी की कमजोरियां, है ना, लोदियों के हार का प्रमुख कारण बनी। बहुत सारे तत्व एक साथ मिल जाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, तो यहाँ पर पृष्ठभूमि को हम लोग पढ़ लेंगे। पानीपत के संदर्भ में पृष्ठभूमि और इस दौरान की घटनाएं और युद्ध के परिणाम। युद्ध की पृष्ठभूमि का सामान्य अर्थ है ये परिस्थितियां जिसके कारण युद्ध हुए या फिर सामान्य कारण। क्लियर। चलिए पृष्ठभूमि पर आते हैं। बहलोल लोदी संस्थापक था लोदी राजवंश का, लेकिन
सिकंदर लोदी तो ठीक ठाक चलाया, लेकिन इब्राहिम लोदी ने अनुभवहीनता, योग्यता और कुशलता के कारण इसे नष्ट कर दिया। विलियम एर्स्काइन के कथन, विलियम एर्स्काइन का कथन भूमिका वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। लोदी साम्राज्य लगभग स्वतंत्र रियासतों, जागीरों और प्रदेशों का एक गठजोड़ बनकर रह गया था। और एर्स्काइन का ही कहना है, विलियम एर्स्काइन का ही कहना है, जनता सुल्तान की जगह सूबेदार पर विश्वास करने लगी थी। कारण और पृष्ठभूमि, राजपूतों की महत्वाकांक्षा, बाबर की व्यवस्था और महत्वाकांक्षा, उमरावर का असंतोष, आंतरिक विद्रोह, धार्मिक कट्टरता, अनुभवहीनता, उत्तर पश्चिम भारत के प्रति, देखिए उत्तर पश्चिम भारत जो है ना, उत्तर पश्चिम भारत जो है हमेशा से विदेशी आक्रमणकारियों का हमेशा से इधर से प्रॉब्लम रहा है, तो इसके प्रति उदासीन रहा है ना, वो भी एक कारण बना। सैन्य और आर्थिक दुर्बलता तो कारण था ही। बाबर की व्यवस्था और महत्वाकांक्षा, व्यवस्था में बहुत सारा चीज छुपा हुआ था, उधर बहुत प्रयास कर रहा था समरकंद को जीतने का, लेकिन बाबर अनसक्सेस कर रहा था। तब अंततः भारत की ओर उसने देखा। राजपूतों का महत्वाकांक्षी होना, यानी कि दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे राजपूत। इसके कारण भी कभी कभी गलत निर्णय ले लिया करते थे और एक गलत फहमी के साथ गलत निर्णय लेते थे। पृष्ठभूमि के निर्धारक तत्व, इब्राहिम लोदी एक अनुभवहीन और युवा सुल्तान था, जिस उमराव वर्ग को बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के द्वारा संतुष्ट रखा। उमराव मीन्स उस समय के अधिकारी वर्ग, उमराव अमीर उस समय बोलते थे। उसी अधिकारी वर्ग को, उमराव वर्ग को इब्राहिम लोदी ने अपमानजनक और असहिष्णु व्यवहार किया था। इसके कुछ उदाहरण हैं। परिवार के साथ गलत व्यवहार, असहिष्णुता का क्या क्या इब्राहिम लोदी का था, देखिए। मंत्रियों के साथ गलत व्यवहार, कुछ अन्य घटनाएं, अमीर वर्ग के साथ गलत व्यवहार। क्या क्या गलत व्यवहार किया था? वृद्ध वजीर मियाँ भुआ को सुल्तान ने अपमान करने के आरोप में जेल भेजा, सुल्तान का आरोप करने, ठीक है, जबकि वो वजीर था उसके पिता के टाइम में, उसको भी जेल भेज दिया। वहीं पर जेल में ही उस मियाँ भुआ की मृत्यु हो गई। कड़ा के गवर्नर आजम हिमायू खां शेरवानी को इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खां साथ तो इसका संघर्ष चलता था इब्राहिम लोदी का, ये जौनपुर में विद्रोह कर देता था। तो जलाल खां का सपोर्ट करने के लिए कड़ा के गवर्नर को जेल भेजा गया, जेल में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आजम हुमायूं के पुत्र इस्लाम खान ने विद्रोह किया, इससे भी विद्रोही बना उमराव वर्ग। बिहार के सूबेदार मियां हुसैन फार्मूली के धटोली युद्ध राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था, में साथ नहीं दिए जाने के कारण मरवाया गया। बिहार के सूबेदार को इसलिए मार दिया गया क्योंकि धटोली का युद्ध में उसने साथ नहीं दी थी। इसी दौरान दरिया खान लोहानी ने भी बिहार में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना कर ली। पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी को जब इब्राहिम ने बुलवाया तो उसने अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा, है ना, वो खुद नहीं आया बल्कि दिलावर खां को भेजा। तो शायद इससे नाराज हो गया सिकंदर लोदी और उसका भी अपमान किया, उससे भी वह नाराज था। बहलोल लोदी का एक पुत्र था आलम खां, यानी कि इसका चाचा लगा। बहलोल लोदी तो इसका दादा था ना, तो वह भी किसी मुद्दे पर नाराज था। और मुद्दा क्या होगा? यह शासक बनना चाहता होगा। यह बाबर से मिला भी था और उससे आश्वासन दिया था कि अगर दिल्ली से इसको हटा दोगे तो उसको पंजाब यह दे देगा। इसके अलावा जो राजपूतों की महत्वाकांक्षा थी, विशेष रूप से राणा सांगा की, धटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था। इससे उसको लग रहा था कि अगर बाबर का एक बार अटैक हो जाता है तो निश्चित रूप से दिल्ली और कमज़ोर हो जाएगा, बाबर लूटपाट करके चला जाएगा, फिर दिल्ली पर वह कब्जा कर सकता है, ठीक है। तो यह तथ्य विवादित है कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था या नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां थीं उसके अनुसार यह तथ्य गलत भी नहीं लगता है और कोई देशद्रोह का ऐसा कोई मामला नहीं था। सभी लोग अपने हित के लिए उस समय वर्क करते थे।
इसके बाद दिल्ली और आगरे दोनों पर वह कब्जा करेगा, हिंदू राजवंश की स्थापना करेगा, लेकिन यह स्वप्न पूरा तो हो नहीं सका। लेकिन इसमें विवाद नहीं है कि राणा सांगा का बाबर के प्रति उदार रुख था, क्योंकि इसने इब्राहिम लोदी से युद्ध के दौरान दूरी बनाए रखी, है ना, सपोर्ट तो नहीं किया था। बाबर की विवशता और महत्वाकांक्षा। बाबर का जन्म उमर शेख मिर्जा और कुतलुग निगार के घर हुआ था, यानी कि दोनों माता पिता थे। एक ओर से वह तैमूरलंग का वंशज था, दूसरी ओर से चंगेज खान का। तैमूरलंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था और इसके अधीन सैद वंश की स्थापना हुई थी। तैमूरलंग का अटैक हुआ था ना 1398 में, तुगलक वंश समाप्त हुआ था और सैद वंश शुरू हुआ था। वह वास्तव में जो तैमूर वंशियों का ही एक तरह से समझ लीजिए कि उसी को माना जाता था हेड, और इसका जो शासक होते थे स्वयं को सेनापति ही मानते थे तैमूर वंशियों के। चूंकि बाबर तैमूर के वंश से संबंधित था, उस नाते भी दिल्ली पर अपने अधिकार की बात करता था, पर ये सैद्धांतिक बातें थी। वास्तव में 1494 में पिता की मृत्यु के बाद यह फरगना का शासक बना। इसके बाद बाबर की इच्छा समरकंद, है ना, प्रबल इच्छा समरकंद जीतने की हुई। क्लियर? इसको जो ताशकंद है इसको समरकंद कर दीजिएगा, है ना। लाहौर, दिल्ली, काबुल मैप में जितना ज़रूरत है उतना ही दिखाइए। अब मैप को स्पेशियस प्लेस में बनाना है, इसका ध्यान रखें। लंबे समय तक इसे खाना बदोश की जिंदगी जीनी पड़ी। समरकंद जीतने में वह सफल भी रहा, पर अस्थायी रूप से। इसके बाद इसकी महत्वाकांक्षा भारत के लिए जागृत हुई, क्योंकि काबुल, कंधार और बदख्शा से इसके इतने आय नहीं थे कि वह अपने प्रशासनिक खर्चों को चला पाता। भारत की राजनीतिक स्थिति भी दुर्बल थी, लोग आपस में युद्ध कर रहे थे, तो यह भी प्लस पॉइंट है। गौरी की तरह इसने भी पंजाब को पहले लक्षित किया, लेकिन एक ही बार में वह इन नहीं करना चाहता था। बाबर 1520-21 तक भीरा, सियालकोट, बाजौर, है ना, भैंसी बाजार इसका सूत्र है, जीत चुका था। पंजाब क्षेत्र में बाबर के द्वारा 4 आक्रमण 1524 तक हो चुके थे, है ना, पर इब्राहिम लोदी बाबर के इन आक्रमणों के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहा। क्लियर? इसके अलावा बाबर के द्वारा भीरा के युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। बाजौर के यूसुफ खां के साथ वैवाहिक संबंध भी इसने बनाया। क्लियर? तो अपनी स्थिति एक तरह से आप कह सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में बाबर ने मजबूत कर ली थी। इसी दौरान इब्राहिम लोदी से असंतुष्ट उमराव आलम खां, उमराव वर्ग, उसके अलावा आलम खां, दौलत खां और संभवतः राणा सांगा ने 1524 में अपने अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बाबर को आमंत्रित किया। बाबर इस शुभ अवसर को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। बाबर ने पहले ही लाहौर, दीपालपुर पर कब्जा कर लिया। चाचा आलम खान ने बाबर को प्रस्ताव दिया कि दिल्ली का सुल्तान बनाने में अगर बाबर उनका मदद करता है तो बाबर को वह पंजाब प्रदान करेगा। क्लियर? यह भी गलतफहमी का शिकार था। वो पंजाब क्यों लेता, जब इतना जीत जाता तो दिल्ली में न शासन करता, पहले सोचना चाहिए था। वास्तव में यह भी राणा सांगा की तरह गलतफहमी का शिकार था। बाबर की सेना 1525 के अंत तक भारत पर 5वें आक्रमण के लिए बढ़ चली। इस दौरान सेना के साथ कौन कौन थे बाबर के सेना में? तो दौलत खां लोदी का पुत्र जो था दिलावर खां भी था, उसका सेना छोटा मोटा जो होगा। बदख्शा और गजनी जो अफगानिस्तान में ही है उसका सेना। अन्य असंतुष्ट भारतीय वर्गों के सेना। इसके अलावा राणा सांगा का नैतिक साथ था ही। इस प्रकार यानी कि नैतिक साथ मीन्स ये हुआ कि बाबर 100% कन्फर्म था कि राणा सांगा जो है युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी का मदद नहीं करेगा। इस प्रकार पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। इसमें सिकंदर लोदी की अयोग्यता, अनुभवहीनता, दिल्ली सल्तनत के सैन्य और आर्थिक दुर्बलता ने युद्ध को अवसंभावी बना दिया था। तो ये सब हुआ पृष्ठभूमि, है ना।
पानीपत का प्रथम युद्ध और घटनाएं। पानीपत के युद्ध से पूर्व कुछ छुटपुट संघर्ष हुए थे जिसमें बाबर विजयी रहा था। लाहौर से पानीपत तक की बाबर की सेना अत्यंत तीव्र गति से 12 अप्रैल 1526 तक पहुंच चुकी थी, है ना। यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना पहले से उपस्थित थी। इब्राहिम लोदी बाबर की सेना को सुगठित रूप देखकर घबरा गया था। शुरू का फर्स्ट इंप्रेशन जो बोला जाता है ना, जैसे देखा उससे ही घबरा गया। ऐसे भी वो उसमें कॉन्फिडेंस था नहीं, अनुभवहीन था। दूसरी ओर इब्राहिम लोदी की सेना जो है अव्यवस्थित थी। देखिए यहाँ पर दोनों सेनाओं के बीच तुलना कर दिया गया है। क्लियर। बाबर का सेना 12,000 सैनिक, 60,000 सैनिक, 1,000 हाथी भी था। हाथी खुद इन्हीं लोग का नुकसान कर रहे थे। इसका तोपखाना था, इसका तोपखाना नहीं था। कुछ भारतीय लोग भी यहाँ पर थे, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था तुलुगमा पद्धति। क्लियर। परंपरागत तरीका को अपनाया गया था। दाएं बाएं पार्श्व में सैनिक अत्यंत मजबूत। इसका दायां बायां पक्ष मजबूत था, इसका दायां बायां पक्ष 3 लेवल में होता है, एक मध्य, दायां बायां। दायां बायां बहुत वीक था। तोपखाने प्लस घुड़सवारी का मिश्रण बाबर ने किया था। यहाँ पर अयोग्य अनुभवहीन इब्राहिम लोदी, दिक्कत तो आ ही रहा होगा। यहाँ देखिए बाबर की सेना पानीपत के दक्षिण में रुकी हुई थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा के नेतृत्व में बाबर का तोपखाना भी था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबर का जो ये सेना का मध्य भाग है, ओके, और इस भाग में सुरक्षा मजबूत था। बायां पक्ष जो था बाबर का सेना का हल्का फुल्का वीक था, तो यहाँ पर एक गहरी खाई खोद दी गई, है ना, ताकि आसानी से कोई इसको क्रॉस नहीं कर सके। तुलगुमा पद्धति को इस रूप में आपको समझना है बाबर का। देखिए यहाँ पर मध्य सेना होता था, ये दायां भाग है सेना का, ये बायां भाग है। इसके बाद एक और लेयर रहता था जिसको तुलगुमा सेना बोलते थे, है ना, और आगे का एक पंक्ति होता था। तो इतना लेयर होता था। अगर भारतीय परंपरागत में देखें तो ये वाला लेयर, ये दोनों लेयर नहीं होता था, समझ गए ना। ये अग्रिम सेना, इसके अलावा एक रिजर्व फोर्स रहता था जिसे इतमिश सेना बोलते थे, सुरक्षित सेना, समझ गए। यहाँ देखिए 60,000 इसका सैनिक सबसे ज़्यादा मान्य है, अलग अलग स्रोतों से अलग अलग है। तो बायां भाग दुर्बल, दायां भाग इसका दुर्बल था। इसके पास भी एक सुरक्षित सेना था, मध्य सेना है, अग्रिम सेना है, लेकिन ये तुलगुमा का अभाव था। क्लियर। तो तुलगुमा का अभाव है और दूसरा जो है दोनों पार्ट जो है वीक था। क्लियर। इस प्रकार दोनों सेनाएं आमने सामने थी। बाबर के द्वारा लोदी सेना को उकसाया गया और हत्याएं की गई, है ना। बाबर चाह रहा था कि पहले अटैक करे लोदी। क्लियर। और लोदी शिविर से निकलना ही नहीं चाह रहा था, तो दिक्कत हो गया था उसके लिए। अंततः लोदी सेना पर बाबर की एक छोटी सैन्य टुकड़ी ने हमला कर दिया। जब हत्याओं 8-10 हत्या भी कर दिया सैनिक का, तीर वगैरह भी मार रहा था, उसके बाद भी जब इधर से कोई एक्शन नहीं हुआ तो छोटी टुकड़ी के द्वारा आक्रमण करवा दिया बाबर। तुलगुमा प्रणाली को बाबर ने उज्बेकिस्तान से सीखा था। इसमें पीछे से शत्रु पर वार किया जाता है। इब्राहिम की पार्श्व सेना दाएं और बायां जो है दुर्बल था, अभी बताया। मध्य सेना, बाबर के मध्य सेना से उलझे रहने के कारण, है ना, मध्य सेना जो है आपस में उलझा रहा। तो इब्राहिम लोदी का जो पार्श्व सेना था, दोनों किनारे वाला सेना था, वो तो वीक था, समझ गए ना। जब वो वीक था तो उसको तो हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो बहुत सारी वहाँ पर समस्याएं आई और
दोनों पक्ष का जो सेना था दायां और बायां वह जल्दी ही पराजित हो गया। हालांकि मध्य सेना मजबूत था, इब्राहिम लोदी का भी। लोदी सेना की हाथी इधर उधर भागने लगे और अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। अंततः इब्राहिम लोदी मारा गया और लोदी पराजित हुए। लोदी के पराजय के क्या क्या कारण थे? तो तोपखाना सबसे बड़ा कारण था, तुलगुमा पद्धति दूसरा कारण मान सकते हैं। लोदी के कुछ आंतरिक कारण को देख लीजिए। उमराव हुए, परिवार के सदस्य हुए, राजपूत का बाबर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता, है ना। बहुत सारे भारतीय सैनिक भी जो है बाबर को सपोर्ट कर रहे थे। बाबर के छोटे से हमले के विरुद्ध लोदी का तीव्र आक्रमण। यह हमला तो एक छोटा सैन्य टुकड़े से किया था बाबर, लेकिन लोदी समझ गया था कि बहुत बाबर ने जो है पूरा हमला ही कर दिया है, लेकिन वो उकसाने का काम कर रहा था, जिसमें सफल रहा बाबर। इब्राहिम की शक्ति उसकी विशाल सेना थी, सेना का संख्या तो उससे अधिक था। इब्राहिम अपने सैनिकों को एकजुट नहीं रख पाया, विशेष रूप से सेना के दाएं और बाएं भाग कमजोर उसने रखा था। निष्पक्षता से विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि बाबर के तोपखाना के समक्ष लोदी वास्तव में टिक ही नहीं सका। वहां पर संख्या महत्वपूर्ण नहीं रह गया था, तोपखाना महत्वपूर्ण हो गया था। हालांकि बाबर के द्वारा अपने तीरंदाजों को इस युद्ध में विजय का श्रेय दिया जाता है, याद रखिएगा। इसके परिणाम अगर देखते हैं आप, तो दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तानों का काल समाप्त हुआ और मुगलों का राजवंश जो है एक शुरू हुआ। मुगल राजवंश की नींव पड़ी। अफगान और राजपूतों से संघर्ष का एक दौर शुरू हुआ, क्योंकि उन लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में मजबूत थे। शेरशाह के नेतृत्व में कुछ समय के लिए मुगलों को अपदस्थ करने में सफलता तो मिली थी, कुछ समय के लिए इन लोग असफल रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लंबे समय तक रोक पाए फिर से मुगल को। राणा सांगा भी 1527 में खानवा के युद्ध में और 1528 में एक अन्य राजपूत जो गुजरात से संबंधित था, मेदिनी राय, वह भी पराजित हो चुका था। राजपूतों के द्वारा दिल्ली पर एक हिंदू राजवंश की जो स्थापना का सपना था वह खंडित हो चुका था। मुगलों का धीरे धीरे मध्य एशिया से संबंध विच्छेद और भारतीय संस्कृति को मुगलों ने आत्मसात कर लिया, हालांकि अपने धर्म को सुरक्षित रखा। यानी कि जो खलीफा को मान्यता जो देता था सुल्तान लोग, मुगलों ने क्या किया, यह मान्यता देने से इनकार कर दिया और खुद को बादशाह घोषित किया, सुल्तान ने ही। धर्म और राजनीति को अलग करने के प्रयास अलग अलग बादशाहों के द्वारा किए जाने लगे। अकबर का इसमें विशेष योगदान रहा। इसके अलावा जो परिणाम है, भारत में तोपखाना और तुलगुमा जैसे नई युद्ध पद्धति का जन्म हुआ होता है। ठीक है, तुलगुमा पद्धति और नई तोपखाना। अनेक राज्यों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इन राज्यों को फिर से जीतना अब मुगलों के लिए एक नई चुनौती थी। अकबर ने लगभग उत्तर भारत के सभी राज्यों को जीत ही लिया था। यहाँ पर जो है आपको एक छोटा सा मैप बना देना है, 4-5 स्थान भी दिखा दीजिएगा, काफ़ी अच्छा लगेगा पढ़ने वाला को। कौन कौन संस्थापक था देखिए उस समय, प्रांतीय राज्य बहुत सारा बन जो गए थे। तो ये सारे राज्य जो थे संस्थापक के साथ यहाँ पर नाम दिया गया है उनका। कुछ कुछ फैक्ट्स बीच में डाल सकते हैं। पानीपत युद्ध के बाद नए राजवंश ने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। बादशाह की उपाधि ली, न कि सुल्तान की, है ना। तो ये तो था आपका नोट्स, क्लियर। अब चलिए हम लोग थोड़ा इसके संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या क्या आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया है, बनाया है, उसमें
पहला जो है प्रथम पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि के निर्माण और भारत। अच्छा, क्वेश्चन थोड़े इसमें नीचे चला गया है, क्वेश्चन आगे देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे अंत में क्वेश्चन चला गया था, हाँ मिल गया क्वेश्चन। प्रथम पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में छुपे हुए थे, इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ये 40 मार्क्स के लिए भी दिया था मैंने और 20 मार्क, क्योंकि दोनों तरीके से लिखना संभव है। लगभग इसी टाइप का उत्तर होगा। प्रथम पानीपत युद्ध के बीज मीन्स कारण, काउज, सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी थे, इस कथन की समीक्षा करें। 20 मार्क्स 18 मिनट 350 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। उसी के आसपास में रखना है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किस प्रकार विजयी हुआ, इस युद्ध के प्रभावों का विवरण दीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन जो हैं, जिसमें ऊपर के 2 क्वेश्चन हैं, ऊपर के जो 2 क्वेश्चन हैं, चलिए देखते हैं इसके उत्तर कैसे लिखने हैं आपको, है ना। क्वेश्चन को एक बार और मैं दिखा देता हूं। प्रथम पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में छुपे हुए थे, आलोचनात्मक परीक्षण करना है आपको, है ना। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, जो नहीं समझते हैं आलोचनात्मक परीक्षण, जो समझते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रथम पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण प्रारंभ भारत में हुआ था, बाद में विदेशी तत्वों ने इस अवसर का लाभ उठाया। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट डाल देने से भूमिका स्ट्रांग हो जाता है। आप लोग गूगल में भी संबंधित टॉपिक से सर्च कर स्टेटमेंट डाल सकते हैं। लोधी साम्राज्य लगभग स्वतंत्र रियासतों, जागीरों और प्रदेशों का गठजोड़ था, विलियम एर्स्काइन ने कहा था। जो मेन बॉडी पार्ट है वहाँ पर आपको क्या करना है, पहले विदेशों में पृष्ठभूमि तैयार करने वाले परिस्थितियों का विवरण दे दीजिए। बाबर का उसमें महत्वाकांक्षा, बाबर का तैमूर वंशी होना और बाबर की व्यवस्था में आपको डालना है कि उधर क्या क्या प्रयास किया, कहाँ प्रयास किया और पराजित हुआ। दूसरा में जो डालना है, इसमें देश के अंदर की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले परिस्थितियों का विवरण देना है, और इस सारे नोट्स में ही हैं। इब्राहिम लोदी की व्यक्तिगत खामियां, सैन्य आर्थिक दुर्बलताएं, परिवार के सदस्य, है ना, राजपूत उमरा वर्ग, ये सारे ऐसे तत्व थे जिन्होंने कहीं न कहीं से हुमायूं को लोदी को डिस्टर्ब किया था। इब्राहिम लोदी को आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचना भी करना है, परीक्षण भी करना है, यानी कि सही है या गलत है यह कथन में प्रदत्त कथन पूर्ण रूप से सही नहीं है ना। पानीपत के प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशों में तैयार हुई थी, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है वह भी आपको बताना पड़ेगा, केवल लिख देने से नहीं चलता है। पानीपत के युद्ध से या कोई अन्य युद्ध पृष्ठभूमि प्रत्येक पक्ष में समाहित होते हैं। यह अलग बात है कि पृष्ठभूमि के तत्व किसी पक्ष में अधिक तो किसी पक्ष में कम प्रभावी होते हैं। आप किसी से भी लड़ते हैं तो अधिकांश मामलों में दोनों पक्ष का कुछ न कुछ दोष होता है ना। अगर इब्राहिम लोदी अनुभव होता और राज्य और अपने उमराव वर्ग को एकीकृत रख पाता और अपने प्रति अलाउद्दीन खिलजी की तरफ वफादार रख पाता, तो बाबर को इतनी आसानी से जीत मिलने वाली नहीं थी। समझ गए ना। बाबर की मध्य एशिया में विशेष सफलता नहीं मिली थी, वह पहले पंजाब क्षेत्र जीता। फिर भी देखिए, आलोचना को ध्यान में रखना है कि आलोचना और परीक्षण बोला गया है, उसको भूलिएगा नहीं। इब्राहिम लोदी लगभग इन घटनाओं के प्रति उदासीन रहा, इसके कारण बाबर की महत्वाकांक्षा और साहस में निरंतर
वृद्धि होती गई, है ना। जब वो देखता था हम अटैक करने आते हैं पंजाब में, तो यहाँ का शासक सुल्तान जो है कुछ बोलता ही नहीं है ना। इस बीच दौलत खान लोदी, आलम खान, राणा सांगा, उमराव वर्ग ने बाबर को निमंत्रण भेजा भारत पर अटैक करने के लिए, कि आखिर इन वर्गों ने बाबर को नियंत्रण में एक मिनट, यह सोचनीय प्रश्न है कि आखिर बाबर को भारत के शक्तियों के द्वारा क्यों निमंत्रण दिया गया। एक तो पहला समझ लीजिए अलग अलग राष्ट्र थे, और दूसरा जो है प्रथम पानीपत युद्ध की पृष्ठभूमि भारत में तैयार हो गई थी, और किसी भी वर्ग को सुल्तान का भय नहीं था, बल्कि अपने हित की चिंता थी। सुल्तान तो शक्तिहीन था, बस वेट कर रहे थे कि बस बाबर लूटपाट करके निकल जाए, फिर हम लोग अपना अपना क्षेत्र में मजबूत, जहाँ जहाँ उनका क्षेत्र मजबूत है वहाँ पर वो स्वतंत्र शासन स्थापना कर लें। इस प्रकार मेरे विचार से पानीपत के परीक्षण करने को बोला गया है ना। प्रथम युद्ध की पृष्ठभूमि विदेशों में, बाद में पहले भारत में ही निर्मित हुई थी, अतः इस कथन से मैं सहमत हूँ। इस तरीके से आप लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत युद्ध के बीज सिर्फ विदेशों में नहीं बल्कि भारत में भी थे, समीक्षा करें। वही चीज़ है लगभग उत्तर, है ना, थोड़ा बहुत चेंज कर देना है। पानीपत के प्रथम युद्ध की आधारशिला इब्राहिम लोदी ने अपनी अनुभवहीनता और योग्यता के कारण स्वयं तैयार की थी, जिसे बाबर की महत्वाकांक्षाओं और व्यवस्थाओं ने परिपूर्ण किया। एक कंपेक्ट आपको लिखना है समीक्षा में भूमिका, और हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अंत में समीक्षा करना है। बीच में भी कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसका प्रभाव समीक्षा की ओर आप बढ़ रहे हैं पता चलना चाहिए। ये वाला तो ऊपर वाले प्रश्न की तरह लगभग सेम हो जाएगा। किसी भी युद्ध में कोई एक पक्ष उत्तरदायी नहीं हो सकता, इस कारण इस युद्ध के लिए सिर्फ बाबर को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है। क्लियर? किसी एक पक्ष को आप उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। इस समीक्षा है, मैंने आपका विचार एकदम खुल करके विचार लिखिए। ये सब जितना लिखिएगा उतना आपका जो है लेखन शैली में सुधार होता जाएगा। कोई भी कहानी सुनते हैं, उसके बारे में कोई फिल्म देख के आए हैं तो उसमें मूल्यांकन समीक्षा करने बोलता है तो कर देते हैं ना। या क्रिकेट मैच हुआ, क्लियर, कि अब मान लीजिए क्रिकेट मैच में भारत हार गया है, अब उसका समीक्षा करना है, तो उसमें तो अच्छा से आप समीक्षा कर दीजिएगा। जो बोलेगा उस समय वो कर दीजिएगा। आलोचना बोलेगा आलोचना कर दीजिएगा, समीक्षा बोलेगा समीक्षा, मूल्यांकन बोलेगा मूल्यांकन। वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मूल्यांकन समीक्षा आलोचना क्या है। यहाँ पर कन्फ्यूज होने लगते हैं। बस वहीं से तुलना कर दीजिए, है ना। कोई मूवी देखें उसका किस तरीके से समीक्षा करना है, ठीक है। प्लस माइनस पक्ष को देख करके अपना व्यू आप देते हैं, नहीं उसको उस गेंद पे मार देना चाहिए था चौका छक्का, अगर मार देता तो भारत जीत जाता, वही टर्निंग पॉइंट था। बहुत सारा चीज़ फिर लाइन आप बोलने लगते हैं। भले ही आप समीक्षा आलोचना ये सब कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन वहाँ पर हर चीज़ कर देते हैं। इसलिए वहीं से तुलना करके यहाँ का उत्तर देना है। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे क्रिकेट हो या फिर मूवी हो या कोई आंसर हो, ठीक है, तीनों जगह का समीक्षा मूल्यांकन, आपका अपना रिव्यू टिप्पणी, तब भी आप अच्छी तरह से लिख पाते हैं जब उस टॉपिक पर ज़बरदस्त कमांड होता है, ठीक है। अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आप मन से क्रिकेट मैच ही नहीं देखें, एक बॉल नहीं देखें तो मूल्यांकन आप नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी मन से आपको पढ़ना होगा, अच्छी तरह से याद होना चाहिए पूरा टॉपिक, तो फिर बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बाबर का इच्छा तो समरकंद जीतने का था, वो तो भारत के प्रति उदासीन था, लेकिन यहाँ पर तो उसको पॉजिटिव माहौल मिल रहा था। पंजाब जीता, कोई कुछ नहीं बोला तो काफ़ी खुश हुआ, ऊपर से आमंत्रण मिल रहा था, ठीक है। इब्राहिम लोदी का उदासीनता, तो यही सब चीज़ को डालना है और क्या होता है समीक्षा। पर मुगलों के निमंत्रण का प्रयास उसने शुरू
मुगलों के नियंत्रण का प्रयास उसने शुरू किया, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। सफलता में बाबर की योग्यता, कूटनीति, प्रतिबद्धता, ये सब वर्ड थोड़ा बहुत याद कर लीजिएगा, इस टाइप का वर्ड सब, है ना। का जितना योगदान रहा उससे कहीं अधिक योगदान इब्राहिम लोदी की अयोग्यता, अनुभवहीनता एवं अन्य दुर्बलताओं का था, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाबर ने लंबे समय तक भारत की स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखी और धैर्य से काम लिया, है ना। देखिए, धैर्य से, ऐसा नहीं कि तुरंत अटैक कर दिया। काबुल जीता, फरगना जीता, 11 साल तक वो खानाबदोश की तरह भी जीवन बिताया। उसके बाद भी वो लंबा टाइम वेट किया, लगभग 15-20 साल। जब पूरा स्थिति अनुकूल हो गया भारत का, तब ही वो इधर हाथ डाला, ठीक है। आश्वस्त जब हो गया जीत के प्रति, उसका इच्छा तो था लेकिन वह हारना नहीं चाहता था यहाँ पर आकर के। ऐसा होता है मूल्यांकन समीक्षा। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्धों में से है। इस युद्ध में न सिर्फ महान मुगल राजवंश की नींव डाली गई, बल्कि भारत पर विदेशी धार्मिक प्रभाव भी हमेशा के लिए समाप्त हुआ। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। इस क्वेश्चन का वो उत्तर स्ट्रक्चर है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर किस प्रकार विजयी हुआ और इस युद्ध के प्रभावों की समीक्षा विवरण दें, है ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दिया था मैंने। सिंपल है क्वेश्चन, टॉपिक पर कमांड है तो एक अच्छा भूमिका इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। इसमें जो प्रश्न है कि प्रथम युद्ध, प्रश्न बार बार पढ़ते रहें, किस प्रकार विजयी हुआ और प्रभावों का विवरण सिंपल देना है, ठीक है। तो देखिए, भूमिका में जो आप देख रहे हैं कैसे विजय हुआ, तो हराकर मुगल राजवंश की नींव रखी, उसका भी आ गया है। प्रभाव भी बोला था, देखिए सेकंड सेक्शन में प्रभाव का भी आ गया है। इस तरीके से भूमिका लिखा जाता है ना। मेन पॉइंट, युद्ध की घटनाओं और तुलुगमा के बारे में दे देना है, दोनों सेनाओं की तुलना, फिर प्रभाव का विवरण दे देना है। जब मटेरियल ज़्यादा हो तो प्रेजेंटेशन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर सारा चीज़ आ जाता है। पानीपत के युद्ध के बाद मुगल राजवंश की स्थापना तो हुई, परंतु इस राजवंश को स्थायित्व अकबर के काल में ही प्राप्त हो सका। तराइन युद्ध के बाद पानीपत के युद्ध से भी भारतीय सबक नहीं ले सके। अंततः नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भी मुगलों मराठों की तरह हार का सामना करना पड़ा। भविष्य की ओर भी दिखाया गया है कि सबक नहीं लिया तो क्या हुआ। तो इस तरीके से जो है आप संभावित प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।